हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स में लास्ट डे हमने आप लोगों को मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन वगैरह डिस्कस किया हुआ था मैंने, है ना। आज मैं थोड़ा सा ब्रेक करके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ब्रेक इसलिए करना पड़ रहा है कि पीछे से कुछ टॉपिक अभी मैंने जो छोड़ा हुआ था कि बीच में किसी ने आपको फिर से डिस्कस करेंगे, तो सोच रहा हूँ आज मैं उस चीज़ को डिस्कस कर दूँ, क्योंकि वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन मुझे बताना था। तो मैंने सोचा कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों का वेक्टर फॉर्म एक साथ बताऊँ, इसलिए रोका हुआ था। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स का क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि सर जो है इसको आप जल्दी बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है, पहले मैं ये बता देता हूँ। तो आइए आज पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन। वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए भैया, इसमें होता क्या है और कैसे हम फाइंड करते हैं। दो बातें इसमें होती हैं। एक ऐसा वेक्टर दिया होता है जिसकी अलोंग इंसिडेंट रे हुआ करती है, एक नॉर्मल वेक्टर गिवन होता है। दो बातें गिवन होती है आपको ऐसे क्वेश्चन में। ये नॉर्मल वेक्टर है, क्या ये नॉर्मल वेक्टर है ना, ये गिवन होता है। और दूसरा, जनरल इक्वेशंस में बात कर रहा हूं, ऐसा होता है। और दूसरा, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है ना, वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे। क्या ए क्या है? इज अ वेक्टर along इंसिडेंट रे। ओके स्टूडेंट्स, दो बात। तीसरा, इसमें जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि रिफ्लेक्शन होने के बाद यानी रिफ्लेक्टेड रे के एक अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए, या ऐसा वेक्टर फाइंड कीजिए जिसके अलोंग रिफ्लेक्टेड रे है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये नहीं है ये इंसिडेंट रे का जो है वेक्टर फॉर्म है, रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर फॉर्म निकालना है, नहीं। ये एक नॉर्मल वेक्टर है, मतलब जनरल ऐसे ही एक कोई वेक्टर है जिसकी अलोंग लाइट रे ट्रेवल कर रही है। हमको एक दूसरा वेक्टर निकालना है जिसकी अलोंग रिफ्लेक्टेड रे ट्रेवल करेगी, है ना। अब डायरेक्शन मतलब है, डायरेक्शन से। मैग्नीट्यूड क्या है उससे नहीं मतलब है। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10, 20, 100 कुछ भी हो सकता है, उससे नहीं मतलब है। मतलब है कि वो डायरेक्शन क्या है जिस डायरेक्शन के अलोंग रिफ्लेक्टेड रे है। यानी एटलीस्ट हम अगर यूनिट वेक्टर निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। आइए देखिए कैसे निकाल सकते हैं। हमको नॉर्मल वेक्टर पता है और वेक्टर ए पता है। तो एक हमें ये रिफ्लेक्टेड रे है, मान लीजिए ये वेक्टर बी है। रिफ्लेक्टेड रे is traveling along vector B. Now we have to find vector B. How we can find? देखिए जरा बात कीजिए, वेक्टर ए तो आगे है, मैं इसको अलग से ड्रॉ करूं। ये देखिए वेक्टर ए ऐसे है, कोई इनिशियल करते हुए मैंने नॉर्मल वेक्टर को ड्रॉ किया। हाँ, क्या किया? नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब एक काम करते हैं, वेक्टर ए का अपोजिट जरा ले लीजिए। एक काम कीजिए, वेक्टर ए का अपोजिट ले लीजिए। अपोजिट, ये देखिए, ये मैंने कहा वेक्टर ए का अपोजिट यही होगा। इसको आप लिखोगे ना माइनस ए, और दूसरा क्या है हमारा वेक्टर बी। यहां का एंगल थीटा, तो यहां का भी एंगल थीटा, आप इसे जानते हैं, यह वेक्टर बी। जरा वेक्टर ए और वेक्टर बी यानी माइनस ए और बी का रिजल्टेंट निकालते हैं, है ना। वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी का हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, ये डिजाइन कर लेंगे। ये देखिए, ये आएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। बोलो भैया, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए आएगा, है कि नहीं?
मीन्स आएगा, अच्छा अब निकालना चाहे मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर -2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस ए, बात तो एक ही आएगी, इंटू कॉस 2 थीटा, थीटा थीटा में लेकर 2 थीटा इनके बीच का एंगल। तो ये हम रिजल्टेंट निकालने चल रहे हैं ना, लेकिन रिजल्टेंट निकालना तो माइनस ना लेकर के फिर प्लस लिया जाएगा। तो हो जाएगा, जबकि b माइनस ए, ध्यान दीजिएगा b प्लस माइनस ए हमारे वेक्टर्स ऐसे हैं, लेकिन ये b माइनस ए के इक्वल हो जाता है क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में है ना। तो हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, इसलिए यहां पे क्या ले रहे हैं हम, प्लस ले रहे हैं। ओके, तो आएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 2 थीटा। बट हियर यू नो इफ a एंड b बोथ आर यूनिट वेक्टर्स, कैसे वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स, इफ बोथ b एंड a आर यूनिट वेक्टर्स, है ना, इफ वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a किसमें, मैग्नीट्यूड में, इक्वल टू 1, तो लिखा जाएगा इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 2 थीटा, अंडर रूट आ गया 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। तो ये b माइनस ए, मैग्नीट्यूड ऑफ b माइनस ए आ रहा है कितना, अंडर रूट 2 को कॉमन कर लिया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब जो यहां पे एंगल होता है उसका हाफ, तो 2 थीटा का हाफ थीटा, तो स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा b माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 कॉस थीटा, है ना। और अगर नॉर्मल वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर n कैप हो, इफ n कैप स्मॉल n कैप इक्वल टू वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, है ना, मीन्स यूनिट वेक्टर एलोंग आउटवर्ड नॉर्मल, है ना, n कैप हो, तो आराम से इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए, क्योंकि मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें क्या आ जाता है, n कैप, तो आ जाता है वेक्टर फॉर्म, यानी b माइनस ए, यानी ये वेक्टर हम नॉर्मल वेक्टर हमने फाइंड किया b और a के टर्म में, है ना। जरा b माइनस ए, ये क्या बोलते हैं, 2 cos थीटा n कैप के बारे में थोड़ा और डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए वेक्टर माइनस ए और n कैप का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, क्या आता है, माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, क्या, माइनस मॉड ऑफ वेक्टर a डॉट n कैप इंटू कॉस थीटा, है ना। और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 कॉस थीटा इक्वल टू हो गया क्या, कॉस थीटा, मीन्स कॉस थीटा की जगह पे माइनस ए वेक्टर डॉट n कैप लिखा जा सकता है ना, जहां पे ए वेक्टर भी क्या है, ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है ना। तो आइए अब यहां पे पुट करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर b माइनस वेक्टर a इज इक्वल टू, इसकी जगह पे -2 इंटू, देखिए यहां पे मैग्नीट्यूड नहीं लगाएंगे, यहां पे ब्रैकेट लगाया हुआ था मैंने, है ना, ये आप मैग्नीट्यूड मत समझना, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ए वेक्टर डॉट n कैप इंटू
सॉरी ये डॉट ये एन कैप, ओके, ए डॉट एन कैप इंटू एन कैप, ए को उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो बी वेक्टर के लिए जो हमारा फार्मूला आ गया, बी वेक्टर के लिए वेक्टर ए प्लस सॉरी माइनस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट एन कैप इंटू एन कैप, ये रहा रिफ्लेक्टेड रे के एलॉन्ग का वेक्टर, है ना, यानी बी वेक्टर निकाला ना, तो मैंने यानी वो वेक्टर निकाल लिया है जिस वेक्टर के एलॉन्ग हमको रिफ्लेक्टेड रे को जाना था, ओके। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से उस वेक्टर को हम फाइंड कर लेंगे जिसके अलोंग रिफ्लेक्टेड रे को जाना है, और उसका अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यूनिट वेक्टर भी मिल जाएगा। आइए इसको हम एक दूसरे तरीके से भी करते हैं। अपने पास इसका एक दूसरा भी मेथड है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, लेकिन और अच्छे से समझ में आए इसके लिए हम इसको एक और मेथड से आपको बताएंगे। देखिए, मैंने कहा माना कि ये है इंसिडेंट रे और दूसरा ये है रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए थीटा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा। इस वेक्टर को मैंने कहा वेक्टर ए है, नॉर्मल वेक्टर एन है ना, एंड एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल है। वेक्टर ए को मैंने ऐसे आगे बढ़ा दिया, यहीं से ऐसे एक्सटेंड कर दिया, तो इसके दो कंपोनेंट हम मेंशन करने जा रहे हैं। ये वेक्टर ए ही लिखा जाएगा, इसके टेल यहां पे लिखी मानी जाएगी। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ए का कंपोनेंट अलोंग नॉर्मल ए कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ए साइन थीटा होगा, है ना। ऐसे ही अगर मैं इस वेक्टर को बी मानूं, ध्यान दीजिएगा, इस वेक्टर को मैं बी मानूं तो बी के भी दो कंपोनेंट इसके दो होंगे। लेकिन देखिए मैं बी के कंपोनेंट बनाने से अच्छे मैं देखिए किसे इसको बताता हूं आपको। वेक्टर ए को कैसे लिखेंगे? वेक्टर ए को लिखा जाएगा, एक यूनिट वेक्टर आपको पता है अलोंग नॉर्मल एन कैप, एक यूनिट वेक्टर हम मान लेते हैं ई पी कैप, है ना। ये जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है इसके पैरेलल वेक्टर, है ना, ये कलो मिरर के पैरेलल यूनिट वेक्टर ई पी कैप मान लेते हैं, ओके। तो पैरेलल है, हम वेक्टर ए को लिखेंगे, देखिए चूंकि ये डाउनवर्ड है इसलिए इसके साथ हम माइनस यूज करेंगे, ए कॉस थीटा माइनस एन कैप प्लस ये राइट में है ए साइन थीटा ई पी कैप। ई पी मतलब पैरेलल है इसलिए सरफेस के पैरेलल है ए कंपोनेंट, ओके। हम वेक्टर बी को लिखने जा रहे हैं, वेक्टर बी को लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हुआ क्या, जो रे मिरर के सरफेस के पैरेलल है, मिरर तो उसकी इमेज बिल्कुल वैसे ही बनाएगा, कोई चेंज नहीं करेगा, लेकिन जो रे परपेंडिकुलर है ये जस्ट बैक हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी भी आप किसी भी वेक्टर को अगर मिरर के पैरेलल और परपेंडिकुलर आप रिजॉल्व कर लेते हैं तो पैरेलल कंपोनेंट अनअफेक्टेड रहता है, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिवर्स हो जाता है। अर्थात वेक्टर बी जब हम लिखना चाहेंगे तो वेक्टर बी के लिए लिखेंगे हम, वैल्यू तो यही रहेगी ए कॉस थीटा, बट इसके रिवर्स हो जाने की वजह से इसके साथ लिखेंगे एन कैप। क्या लिखेंगे? एन कैप। और फिर लिखेंगे क्या, ये वाला तो पैरेलल वाला वही रहेगा, प्लस ए साइन थीटा ई पी कैप। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। 2 में से 1 को माइनस कर दिया, 2 में से 1 को माइनस कर दिया तो क्या आने वाला है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए यहां पे ये माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आएगा 2a cos थीटा एन कैप, 2a cos थीटा एन कैप। ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा जब भी तो क्या होगा, इसमें से माइनस जीरो, तो b माइनस ए, ये भैया वेक्टर फॉर्म में आ रहा है 2a cos थीटा एन कैप, क्या एन कैप ना। बट इसको लिख क्या सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन कैप इंटू कॉस थीटा, और ये वाला एन कैप जैसे है वैसे रहने देंगे ये, क्योंकि इसका वैल्यू होता है 1 से किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करने कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, और ए कैप तो आप समझ ही रहे हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, बात समझ रहे हैं ना? हाँ, और हाँ एक बात और है, ये देखिए यहां पे ए, ध्यान दीजिए, ए की डायरेक्शन ऐसे सीधे आगे है, ए की डायरेक्शन ऐसे आगे है ना, और एन की डायरेक्शन ऐसे वर्टिकल है, इनके बीच में जो एंगल है ये वाला है, तो इनके बीच का एंगल थीटा नहीं, इनके बीच का एंगल (180 माइनस थीटा करेंगे। पहले बात को समझ लीजिए, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं cos थीटा, है ना, एन कैप, लेकिन इसको यदि मैं 180 माइनस थीटा करूं तो बेटर हो जाएगा, है ना। क्यों बेटर हो जाएगा? क्योंकि तब मैं इसको डॉट प्रोडक्ट में लिख पाऊंगा। कैसे, जरा देखिए, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एन कैप, इसको मैं cos 180 माइनस थीटा लिखूं, क्या कोई प्रॉब्लम होगी? हाँ, एक प्रॉब्लम होगी। क्या? ये वैल्यू पॉजिटिव है और cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस cos थीटा, तो उस माइनस को हटाने के लिए यहां पे आ जाएगा माइनस। अब ये cos 180 माइनस थीटा लिखा जा सकता है ना, यानी वेक्टर ए और वेक्टर एन के बीच का एंगल यहां पे लिखा जा सकता है। ध्यान देने की बात है, ये कौन सा एंगल लिखा जाएगा? वेक्टर ए और वेक्टर एन के बीच का, यानी अब इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब बी माइनस ए इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ, अब ये देखो ये एंगल ए और एन कैप के बीच का है, अर्थात इसको हम इजीली लिख सकते हैं ए डॉट एन कैप इंटू एन कैप। इजीली लिखा गया कि नहीं? पिछले केस में तो हमको स्पेशल केस एक यूनिट वेक्टर लेकर के सॉल्व किए थे, इसमें ए का यूनिट होना जरूरी नहीं है, इजीली आप देख रहे हैं, आराम से आप प्रूव कर ले रहे हैं। अब फॉर्मूला हमारा आ जा रहा है वेक्टर बी इक्वल टू ए माइनस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट एन कैप इंटू एन कैप। देखा आपने? कहेंगे सर पिछला वाला आपने क्यों बताया? फिर पिछला वाला बताना जरूरी था क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उस डेरिवेशन पर बेस्ड होते हैं, तो इसलिए आपको जाना जरूरी था। बाकी तो इजी ये बहुत है आपके लिए, है कि नहीं भाई? कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, बोला पैरेलल कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा, तो रिवर्स कर दिया तो उसके बाद फिर क्या किया, उसमें माइनस एन कैप था तो उसमें प्लस एन कैप यूज किया, बस माइनस कर दिया, तो वेक्टर मिला बी माइनस ए। हमको बी फाइंड करना था तो सारा पैतरा मुझे के लिए लगा रहे थे। हाँ, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गेम किया, ये क्या कि ए था, ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कुछ नहीं 1 मान सकते हैं, तो 1 का मतलब मॉड ऑफ एन कैप लिख सकते हैं, और मॉड ऑफ एन कैप का वैल्यू होता है 1, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ पे हमने cos थीटा की जगह पे cos 180 माइनस थीटा लिखा है, इससे एक प्रॉब्लम आती है कि ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाती, उस नेगेटिव से बचने के लिए मैंने माइनस लगा दिया है ना। अब माइनस cos 180 माइनस थीटा का मतलब cos थीटा होता है, ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा हुआ कि यहाँ पर वो एंगल लिखा गया है जो ए वेक्टर और एन कैप के बीच का है, और तब हम इस पूरी क्वांटिटी को हम डॉट प्रोडक्ट यानी वेक्टर ए डॉट एन कैप लिख सकते हैं इंटू एन कैप। ओके, तो दिस इज द वेक्टर along which reflected ray moves. We can find unit vector by dividing its magnitude in it. ओके, आइए अब एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपका, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर along a vector I cap, j cap, minus k cap. The normal on the incident point is along I cap plus j cap. Find the unit vector along the reflected ray. तो स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सिंपल सा बात, इंसिडेंट रे के लिए यहाँ पे गिवन है ना, क्या इंसिडेंट रे का वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। वेक्टर एलॉन्ग नॉर्मल दिया हुआ है एन वेक्टर, यूनिट वेक्टर नहीं, वेक्टर एलॉन्ग नॉर्मल आई कैप प्लस जे कैप, हमको चाहिए होता है एन कैप, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड मीन्स आई कैप प्लस जे कैप
इसका मैग्नीट्यूड होगा √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स n कैप इक्वल टू हो गया i कैप प्लस j कैप अपॉन √2। बस फार्मूला हम अपना पुट कर दें, वो वेक्टर जिसके अलॉन्ग रिफ्लेक्टेड रे जाएगी वेक्टर a माइनस वेक्टर a डॉट n कैप इंटू 2। ए वेक्टर का मतलब है यहाँ पर i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट n कैप। ध्यान दीजिएगा वेक्टर a की वैल्यू है वही i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डॉट n कैप की वैल्यू यहाँ पर i कैप प्लस j कैप अपॉन √2। ये तो रहा भैया a डॉट n कैप इंटू n कैप मतलब i कैप प्लस j कैप अपॉन √2। तो यहाँ पे कैलकुलेट करें इसको i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप माइनस 2 इंटू, ध्यान दीजिए i कैप डॉट i कैप मतलब यहाँ पे 1 इंटू 1 यानी 1 आएगा, j कैप है तो ये भी 1 आएगा, ये तो -0 हो जाएगा अपॉन √2 इंटू i कैप प्लस j कैप अपॉन √2। तो ये आ रहा है वेक्टर b इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप माइनस 2 इंटू i कैप प्लस j कैप होल अपॉन 2 √2 इंटू √2 यानी 2 से कैंसिल हो जाएगा। वेक्टर b इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप। वेक्टर b इक्वल टू आएगा -2, यहाँ पे आएगा माइनस i कैप माइनस 2j प्लस j मतलब माइनस j कैप माइनस k कैप। ये वो वेक्टर हो गया जिसके अलॉन्ग रिफ्लेक्टेड रे को जाना है, बट हमको यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर हमको यानी b कैप चाहिए। b कैप का मतलब हुआ वेक्टर b अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड यानी माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप होल अपॉन √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो आ गया b कैप इक्वल टू -1 अपॉन √3, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लिया, √3 ये आ रहा है तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। दिस विल बी दी यूनिट वेक्टर अलॉन्ग रिफ्लेक्टेड रे। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को वेक्टर ए और नॉर्मल वेक्टर गिवन होने पर, है ना, ये आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरे तरीके से भी मैंने आपको जो बताया था इसको वो भी कर सकते हैं। कैसे जरा सोचिए, नॉर्मल दिया हुआ है ना, हाँ सर क्या कह रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा है। ये देखिए वेक्टर ए दिया है, वेक्टर एन दिया है, नॉर्मल वेक्टर है ना। ये देखिए ये इसमें है, यानी माइनस के कैप जो है अलग कर दिया जाए तो वेक्टर ए अलॉन्ग नॉर्मल मतलब कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग नॉर्मल मिल जाएगा। क्या कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग नॉर्मल, वेक्टर ए के हम दो पार्ट कर दें, एक क्या कर दें i कैप प्लस j कैप और दूसरा पार्ट क्या है माइनस k कैप। तो ये अलॉन्ग नॉर्मल है, क्या अलॉन्ग नॉर्मल, क्योंकि इसमें भी i कैप j कैप इसमें भी i कैप j कैप, ये परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल है ना, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। और नॉर्मल के परपेंडिकुलर है मतलब प्लेन के सरफेस के अलॉन्ग है, अलॉन्ग वाले सरफेस पर कोई अलॉन्ग वाले कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट नॉर्मल वाला कंपोनेंट जस्ट रिवर्स पे जाता है। रिवर्स मतलब सामने माइनस लगा दो, यानी रिफ्लेक्टेड रे जो होगी माइनस, ये नॉर्मल वाला कंपोनेंट के सामने आप माइनस लगा दीजिए और अलॉन्ग वाला कंपोनेंट वही रहने दीजिए, सॉरी परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। तो हो गया माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। ये वेक्टर आपने डायरेक्ट निकाल लिया। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस तरीके से बिना फार्मूला का यूज किए भी इस तरह से निकाल सकते हैं, है ना। क्या बताया मैंने बताया क्या कीजिए, आप नॉर्मल के अलॉन्ग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग नॉर्मल निकाल दीजिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग नॉर्मल निकाल दीजिए। उसके बाद वो कंपोनेंट पता कर लीजिए जो नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के वैसे ही रहने देंगे, वैसे ही ऐड कर लेंगे, और जो नॉर्मल के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट है उसके सामने माइनस लगा करके हम ऐड कर लेंगे, तो हमको रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा, है ना। तो ज़्यादा कठिन बात नहीं है, बस आपको सिंपली जो है कर देना है इस तरीके से।
आइए रिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, है ना। वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कैसे रिफ्रैक्टेड रे के लिए आप वेक्टर फॉर्म लेकर आओगे। कहेंगे सर ये तो रिफ्लेक्शन में एक बात हुई, हमको प्रूव करना हुआ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। यानी हमको प्रूव करना हो कि वेक्टर ए, वेक्टर एन कैप एंड वेक्टर बी ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो वेक्टर में मैंने आप लोग को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था भाई, जो हमसे पढ़े हैं, बाकी जो जहां भी पढ़े होंगे वेक्टर में पढ़ाया जाता है कि 3 वेक्टर हैं, अगर इनका ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 आता है ना, तो कहा जाएगा तीनों वेक्टर कोप्लेनर होते हैं। अर्थात वेक्टर ए डॉट एन कैप क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 आता है तो कहा जाएगा क्या कि तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं। ठीक, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 आता तो कहा जाएगा ये तीनों कोप्लेनर हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं, अब रिफ्रैक्शन पर आ जाते हैं, है ना। रिफ्रैक्शन में क्या बात है, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ लिया है, अब क्या पढ़ना है हमको, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए इसमें क्या क्या बातें होती हैं, वही सेम, बस थोड़ा सा बात ये, एक मीडियम यहाँ पे 2 हो जाएगा, एक मीडियम इधर ऊपर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको μ1 मानना होगा, और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर सरफेस के इंटरफेस जो हमारा है ना, माना कि इंटरफेस हमारा ए बी है, तो इसके नीचे जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए μ2 है। लाइट रे, इंसिडेंट रे, मान लीजिए वेक्टर फॉर्म इसका ए दिया हुआ है, और नॉर्मल का वेक्टर फॉर्म एन वेक्टर दिया हुआ है। और रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे को तो सीधे जाना था, बट रिफ्रैक्टेड रे हमको पता करनी है, ये है रिफ्रैक्टेड रे, इसको हम वेक्टर आर से रिप्रेजेंट कर लें, है ना। रिफ्रैक्टेड रे है इसलिए हम इसको वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करने चल रहे हैं। यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को भी आर से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, लेकिन दोनों जगह आर हो जाएगा, चलो दिक्कत होगी तो कैपिटल आर बोल देते हैं इसको, रिफ्रैक्टेड रे कैपिटल आर से। यहां पर देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको हम आई से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमको यही वेक्टर आर वेक्टर पता करना है, या तो आर वेक्टर पता चल जाए या तो आर के अलॉन्ग हमको यूनिट वेक्टर पता चल जाए। आइए देखिए कैसे पता चलेगा। यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है, पिछले केस जैसा नहीं है कि सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट को वही रखना है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को रिवर्स कर देना है और आंसर मिल जाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर थोड़ा अलग है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं, एन कैप। फाइंड एन कैप, पहला स्टेप है। एन कैप इक्वल टू वेक्टर एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन, है ना, मीन्स यूनिट वेक्टर along नॉर्मल। ओके, उसके बाद क्या पता करना होगा हमें, उसके बाद पता करना होगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along नॉर्मल। पिछले केस में मैंने ये बताया था ना, कंपोनेंट पता करना है, बोला था कंपोनेंट आप पता कर लीजिए, लेकिन ये नहीं बताया था कैसे पता करेंगे, है ना, क्योंकि यहां पे बताना था मुझे। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along नॉर्मल कैसे पता करते हैं, जरा देखिए। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along नॉर्मल कैसे आएगा, 2 वेक्टर के बारे में बात कर लीजिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। अगर वेक्टर बी से, ध्यान दीजिए, वेक्टर बी से ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये जो लेंथ होगी इतना, है ना, ये होगी बी कॉस थीटा, है कि नहीं, ये कंपोनेंट ऑफ अलोंग ए हो जाएगा। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए यानी बी कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, है ना, यानी डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड
किसका? जिसके अलोंग हमें पता करना होता है। एक काम करें, दूसरा स्टेप हमें निकालना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग नॉर्मल। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन कैप, नॉर्मल के अलोंग पता करना है। इसे नॉर्मल का मैग्नीट्यूड एन कैप का मैग्नीट्यूड जो वैल्यू होती है 1 है ना, ए डॉट एन कैप अपन 1 मीन्स ओवरऑल वेक्टर ए डॉट एन कैप। हमने क्या किया? हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग नॉर्मल पता कर लिया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अभी तो मैग्नीट्यूड निकला हुआ है। क्या निकला है? मैग्नीट्यूड। इसको वेक्टर फॉर्म में जब हम निकालने जाएंगे, है ना, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आ जाएगा इन वेक्टर फॉर्म आएगा वेक्टर ए डॉट एन कैप इंटू एन कैप। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग नॉर्मल मिल गया। ध्यान दीजिए, अगर वेक्टर ए में से इस कंपोनेंट को यानी नॉर्मल को माइनस करते हैं तो हमको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इनके प्लेन में लाई करेगा। कहां लाई करेगा? प्लेन में लाई करेगा। ए में से माइनस करते हैं, जरा माइनस करिए, पहले माइनस करते हैं। हम निकालते हैं एक वेक्टर बी, है ना। फाइंड, नेक्स्ट स्टेप है हमारा तीसरा, फाइंड वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग ये नॉर्मल। मीन्स वेक्टर ए में से नॉर्मल को माइनस किया गया है ना। और सब्सट्रैक्शन में जानते हैं एक वेक्टर में से दूसरे को माइनस करते हैं तो तीसरा एक ऐसा वेक्टर में मिलता है जो इन दोनों के प्लेन में होता है। यानी वेक्टर बी जो है एक ऐसा वेक्टर है जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस में है, उस प्लेन में है जिसमें इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों हैं, है ना। लेकिन यह भी सोचने वाली बात है कि ये जो कंपोनेंट है वेक्टर ए में से नॉर्मल के अलोंग वाला कंपोनेंट माइनस कर देंगे तो सिर्फ वो कंपोनेंट मिलेगा जो नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। पिछली केस याद कीजिए, रिफ्लेक्शन वाली, क्या कि वेक्टर ए में से कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग नॉर्मल अगर माइनस कर देंगे तो वो कंपोनेंट हमको मिलेगा जो नॉर्मल के परपेंडिकुलर यानी इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया के पैरेलल है। मींस दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए पैरेलल टू द इंटरफेस यानी परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। ओवरऑल वी हैव फाइंड ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंट रे। ओके, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के प्लेन में एक वेक्टर हमको मिल गया है। ओके, अब हमको ये वेक्टर नहीं चाहिए, हमको यूनिट वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि एक ही प्लेन में इसका मैंने कहा ना, एक कंपोनेंट अलोंग इंटरफेस, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इंटरफेस। परपेंडिकुलर टू इंटरफेस ये है और अलोंग वाला ये है। तो अलोंग का वेक्टर नहीं, हमको यूनिट वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। क्या हो जाएगा? बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये हो गया है ना। बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। ओके, अच्छा, ये तो यूनिट वेक्टर मिल गया, ये है ना। इंसिडेंट रे का कंपोनेंट ये जो है ए से बी के अलोंग, रिफ्लेक्टेड रे का भी यूनिट वेक्टर ए से बी के अलोंग सेम होगा, डायरेक्शन दोनों की सेम है ना। इसका भी कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, देखो ये, और इसका भी कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, ये देखो। दोनों का जो यूनिट वेक्टर होगा ना, अगर इसका यूनिट वेक्टर हम बी कैप लिखेंगे तो इसका भी यूनिट वेक्टर बी कैप होगा। इसका परपेंडिकुलर वाला वेक्टर जो होगा, इसका भी परपेंडिकुलर वाला वेक्टर लगभग वही होगा। बस हमें पता करनी है डायरेक्शन, यानी एंगल पता करना है। क्या पता करना है?
एंगल आर पता करना है। तो आइए अब आर के बारे में पता करते हैं, आर की वैल्यू कैसे मिलेगी हमको, है ना। आर निकालने के लिए स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। हमें आर चाहिए ना, तो साइन आर इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 इंटू साइन आई, है ना। साइन आर इक्वल टू μ1 अपॉन μ2 इंटू साइन आई। इस प्रकार से आप आर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? आर, है ना। कहेंगे लेकिन आर तो तब निकालेंगे जब हमको आई पता रहेगा, अभी तो हमको आई भी नहीं पता है। ओ, बड़ी मुश्किल बात है, आई नहीं पता। आई कैसे पता करेंगे? आई पता करने के लिए आप डॉट प्रोडक्ट की हेल्प लेंगे। जैसे ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। ऐसे ही साइन आई के लिए आप यूज करोगे साइन आई इक्वल टू ए वेक्टर, ध्यान दीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन कैप, डॉट वेक्टर एन कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन कैप। और एक बात ध्यान देने की और है, रुकिए, यहां से साइन आई नहीं मिलेगा, साइन 180 माइनस आई मिलेगा। क्या मिलेगा? साइन 180 माइनस आई मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए वेक्टर ए, देखिए ऐसे है वेक्टर ए और नॉर्मल ऐसे है, आई एंगल ये है, आई एंगल ये है, इनके बीच का जो एंगल है वो 180 माइनस आई है। तो ऐसे सॉरी साइन थीटा नहीं, कॉस थीटा, सॉरी, कॉस 180 माइनस आई इक्वल टू ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप। ठीक, तो इस प्रकार से आप एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के बाद ये क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप निकाल लेंगे, है ना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप, ये आर वेक्टर है ना भैया, हमको आर वेक्टर चाहिए। आर वेक्टर के लिए अब हमें चाहिए, इधर का एंगल है आर, मान लीजिए ये वाला एंगल आर है। तो आर वेक्टर जब हम निकालने जाएंगे तो आर वेक्टर के लिए हमारा जो फार्मूला बनेगा, ध्यान से देखिए, इसका मैग्नीट्यूड अगर इसमें कैपिटल आर हो, कैपिटल आर कॉस थीटा, क्या कैपिटल आर कॉस थीटा, एन कैप नहीं, माइनस एन कैप, माइनस एन कैप, आर कॉस थीटा माइनस एन कैप, प्लस ये वाला परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, इधर वाला आर साइन थीटा, और उधर का कंपोनेंट आपने निकाला हुआ बी कैप। क्या निकाला हुआ है आपने? बी कैप। ओके, आर कॉस थीटा माइनस एन कैप, आर साइन थीटा, बी कैप। माइनस एन कैप क्यों? क्योंकि एन कैप वर्टिकली अपवर्ड है, तो माइनस एन कैप डाउनवर्ड होगा। ओके, और ये देखिए, अगर यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग रिफ्लेक्टेड रे, तो मैग्नीट्यूड लाके माइनस कर देंगे, सिर्फ कॉस थीटा माइनस एन कैप प्लस साइन थीटा, थीटा का मतलब यहां पे आर, क्या स्मॉल आर, है ना, थीटा का मतलब यहां पर स्मॉल आर, साइन स्मॉल आर बी कैप। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है सारी बात आपको समझ में आई होगी। थोड़ा लेंदी हो गया है क्योंकि समझाना था आपको, तो बहुत सिंपल वे में लेके आया मैं। पहले काम मैंने बताया क्या, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग नॉर्मल पता कर लीजिए, फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग नॉर्मल पता कीजिए। कैसे पता करेंगे? दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल, जो कि 1 हमने लिया हुआ है, ये आ गया, और कंपोनेंट मिल गया। फिर माइनस कर दीजिए, वेक्टर ए में से माइनस करेंगे तो वो कंपोनेंट, वो वेक्टर आएगा जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस रिप्रेजेंट करेगा, है ना। मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेंगे तो यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस मिलेगा, है ना। यूनिट वेक्टर, इधर का यूनिट वेक्टर ये मिल जाएगा। और अगर ये यूनिट वेक्टर हमको मिल गया, ये यूनिट वेक्टर हमको पता ही है, बस एंगल मिल जाए काम हो जाएगा। एंगल पता करने के लिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ लगाने में यहाँ पे हमको साइन आई की जरूरत पड़ेगी, तो साइन आई पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट यूज कर लेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आइए क्वेश्चन करके इसके डॉट्स को भी क्लियर करते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, द एक्स वाई प्लेन is the boundary between two transparent media, medium 1 with z is greater or equal to 0, has a refractive index of under root 2, and medium 2 with z is less than 0 has a refractive index of under root 3.
ए रे ऑफ लाइट इन मीडियम 1 गिवन बाय द वेक्टर 6 रूट 3 आई कैप प्लस 8 रूट 3 जे कैप प्लस माइनस 10 के कैप इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन ऑफ सेपरेशन, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इन द मीडियम 2। ये फाइंड करना है। आइए देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या चीजें हैं, सॉल्यूशन, जो चीजें गिवन है उसे लिखते हैं। इंसिडेंट रे है ना, क्या दिया हुआ है, इंसिडेंट रे, किस वेक्टर के अलॉन्ग है, 6 अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 8 अंडर रूट 3 जे कैप माइनस 10 के कैप। और एक्स वाई द प्लेन ऑफ सेपरेशन, तो नॉर्मल वेक्टर जो होगा के कैप होगा। नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, है ना, यूनिट वेक्टर along नॉर्मल विल बी इक्वल टू के कैप। जो हम एन कैप बोलने जा रहे हैं वो है यहां पर के कैप। क्यों, क्योंकि एक्स वाई प्लेन इज द प्लेन ऑफ सेपरेशन, है ना, एक्स वाई प्लेन, एक्स ये मान लीजिए इस तरीके से, ये जो प्लेन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये प्लेन ऑफ सेपरेशन है और ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये प्लेन ऑफ सेपरेशन है। तो यहाँ पे ऐसा लाइट रे इंसिडेंट हुई है और उसका रिफ्लेक्शन दूसरे मीडियम में होना है। तो प्लेन ऑफ सेपरेशन एक्स वाई एक्स प्लेन है, तो नॉर्मल वेक्टर होगा के कैप। ओके, हमने क्या कहा था, कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंट रे अलोंग नॉर्मल वेक्टर पता करते हैं। तो हमको सबसे पहले पता करना है, अब ए, क्योंकि पहला काम हो गया, दूसरा काम पता करना हमें, ए डॉट एन कैप इंटू एन कैप। तो ए का मतलब है 6 अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 8 अंडर रूट 3 जे कैप माइनस 10 के कैप, डॉट एन कैप मतलब के कैप, उसके बाद इंटू के कैप। इसको आप सॉल्व करेंगे, मुझे लगता है आई कैप जे कैप इसमें नहीं है तो उसका 0 हो जाएगा, ये आएगा माइनस 10 के कैप। तो ये वैल्यू आई माइनस 10 के कैप। अब हमको चाहिए होता है बी वेक्टर, क्या चाहिए होता है, बी वेक्टर चाहिए होता है। बी वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर ए माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर एन कैप इंटू एन कैप। तो आ जाएगा 6 अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 8 अंडर रूट 3 जे कैप माइनस 10 के कैप। ये तो वेक्टर ए हो गया और इसकी वैल्यू यहाँ पे आई हुई है माइनस 10 के कैप। तो इसकी वैल्यू ओवरऑल आ गई 6 अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 8 अंडर रूट 3 जे कैप। पर हमको ये वेक्टर नहीं चाहिए, हमको इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर चाहिए, मीन्स वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी चाहिए होता है। वेक्टर बी का मतलब हो गया 6 अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 8 अंडर रूट 3 जे कैप अपॉन अंडर रूट 6 अंडर रूट 3 टू द होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप मीन्स 8 अंडर रूट 3 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 6 अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 8 अंडर रूट 3 जे कैप होल अपॉन अंडर रूट 3 इंटू 10, है ना। यहाँ पे रूट 3 कॉमन करेंगे, मतलब रूट 3 स्क्वायर 3 कॉमन करेंगे तो आएगा 36 प्लस 84 100 हो जाएगा, 100 का रूट 10 हो जाएगा, 10 बाहर रूट 3 यहाँ। तो ये रूट 3 कॉमन है, कैंसिल यानी अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप। ये तो हमको मिलेगा बी कैप। बी कैप मिलने के बाद हमको वेक्टर आराम से पता चलेगा, बट हमको आर पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमको एन कैप चाहिए, बी कैप चाहिए, दोनों मिल गया, बस आर पता होना चाहिए। आर पता होने के लिए आई पता होना चाहिए। आई पता करने के लिए कैसे आई पता करेंगे, हमें आई पता करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला cos 180 माइनस आई, cos 180 माइनस आई इक्वल टू होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन कैप अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर एन कैप। वेक्टर ए की वैल्यू, अच्छा ए डॉट एन कैप तो हम एक बार निकाल चुके हैं ना, यहाँ पे सीधा सीधा लिखते हैं -10 आने वाला है अपन मॉड ऑफ ए,
मॉड ऑफ ए, यानी यहां से देखिए ए का मैग्नीट्यूड यानी अंडर रूट 6 अंडर रूट 3 टू द होल स्क्वायर प्लस 8 अंडर रूट 3 टू द होल स्क्वायर प्लस 10 टू द स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ के कैप स्क्वायर हो गया इनटू एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इसकी वैल्यू आ गई -10 अपॉन होल अपॉन। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है कि 300 इंटू प्लस 10 100 मतलब आ गया 400 यानी स्क्वायर रूट आएगा 20। तो ओवरऑल आ गया -1/2। और ये होता है माइनस कॉस, कितने की वैल्यू होती है, कॉस 60 है ना, कॉस 60। इसको लिखा जा सकता है cos 180 माइनस 60। क्यों? क्योंकि cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा। दोनों तरफ cos है, कंपेयर करने पाएगा, इंप्लाइज दैट 180 माइनस आई इक्वल टू 180 माइनस 60। अब दोनों को अगर हम कंपेयर कर दें दिस इंप्लाइज दैट आई इक्वल टू 60। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया 60। अब हमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए, साइन आर चाहिए। ये होता है μ1 अपॉन μ2 आप इंटू साइन आई। तो μ1 की वैल्यू यहाँ पर √2 है ना, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 बोला गया है और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। साइन आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 60 आ गई है, मतलब √2 बाई √3 इंटू √3/2। √3 से कैंसिल, ये भी कटेगा तो 1 अपॉन √2 आएगा, यानी साइन 45। क्वेश्चन को हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया हुआ है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा क्या, साइन आर इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री, यानी आर इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। आर की वैल्यू मिल गई ना, ओके। जब आर की वैल्यू मिल गई तो वह वेक्टर जिसके अलोंग, वो यूनिट वेक्टर जिसके अलोंग रिफ्रैक्टेड रे जाएगी, है ना, तो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आर कैप इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा माइनस एन कैप प्लस थीटा की जगह पे यहां पे आर लिखा जाता है, साइन थीटा बी कैप। दोनों वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं, आर कैप इक्वल टू कॉस थीटा माइनस के कैप कॉस आर, थीटा नहीं आर की वैल्यू यहां पे कितनी है 45। तो कॉस 45 इंटू माइनस के कैप प्लस साइन 45 इंटू बी कैप की वैल्यू कहां पर निकाला हुआ है हमने, जे देखिए निकाला हुआ है 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप। आर कैप की वैल्यू आ रही है यहां पे -1 अपॉन √2 के कैप प्लस 1 अपॉन √2 0.6 आई कैप ये प्लस 0.8 जे कैप। देखिएगा दोनों में से 1 अपॉन √2 कॉमन है तो हो जाएगा आर कैप इक्वल टू 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप माइनस के कैप होल अपॉन √2। दिस इज द यूनिट वेक्टर along which refracted ray goes। तो स्टूडेंट्स मैंने जो फार्मूला बताया, फार्मूले का एप्लीकेशन भी एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझाया, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस दोबारा आपको मिलेंगे तो कर लेंगे, लेकिन ये भी उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस मिलने के चांसेस बड़े कम हैं। आया था आईआईटी में कभी बहुत पहले, हाँ? तो ठीक है, आप वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, जो चीज़ समझ में आ जाए अच्छी बात है, कोई बात अगर नहीं समझ में आती है तो ग्रुप में डिस्कशन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप जरूर डिस्कस कीजिए और बताइए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बी कंटिन्यू। तो आज की क्लास प्रॉब्लम क्लास रही। ओके, थैंक यू।